हाय दोस्तों, कल हमने द आयन का एक ऐसे रीड किया था एंड उसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे। आप सभी ने बहुत अच्छा सही आंसर किया था। आज हम दूसरा ऐसे करने वाले हैं, लेकिन आज जो क्वेश्चन आंसर होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। सो अगर आज आप आंसर कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका लेवल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेंस में वैसे ही या उससे थोड़े ईज़ी ही आते हैं। मेंस में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, असम्पशन बेस्ड है आज के जो क्वेश्चंस हैं। एंड पहले आप इसको खुद से रीड कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे का और दिखा देती हूँ आपको। ये आप पॉज़ करके पहले आप खुद से रीड कीजिए अच्छे से, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे आज के। एंड इसके बाद आप चेक कर सकते हैं मेरे साथ कि आपने जो रीड किया, आपने जो समझा वो सही समझा कि नहीं समझा। इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, आपने सही पढ़ा अगर, तो आपका लेवल डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाएगा। एंड मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी बोला है, अगर आपने नहीं देखा तो, कि आपको इंग्लिश के अच्छे-अच्छे लेवल के ऐसे पढ़ना है। जैसे कि आप छोटे में पहले एबीसीडी आपने स्टार्टिंग किया, फिर आप धीरे-धीरे सिंपल वर्ड्स पढ़े, फिर है ना, फिर धीरे-धीरे करते-करते आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग क्या हुए, आपके वर्ड्स अच्छे-अच्छे लेवल के आने लग गए। तो इंग्लिश भी सेम वही है। जैसे कि हम रीजनिंग एंड क्वांट्स में पहले इजी स्टार्ट करते हैं, है ना? फिर हम धीरे-धीरे हाई लेवल के अरिथमेटिक बनाते हैं, डीआई बनाते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम क्या करते रह जाते हैं, हम वही एडिटोरियल्स, वही सेम लेवल के सेम चीज़ों को ही रीड करते रह जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा लेवल है वो जल्दी इंक्रीज़ नहीं होता। सो अगर आपको अपना लेवल इंक्रीज़ करना है, तो आप इंग्लिश में ट्राई कीजिए कि आप काफ़ी अच्छे-अच्छे लेवल के का आरसी पढ़ें, जो आपको एक बार में समझ में ना आए, जिसको आप 2-3 बार में थोड़े एफर्ट्स लगा के समझें। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत ही अच्छा होगा। सो चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लैंड होल्डर वर्सेस स्टॉक होल्डर। In 1752, David Hume discerned that wealth was becoming untethered from land. Here lies the origin of our political division. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इस पे दो दो साइड्स में बात होगी। लैंड होल्डर एक जमीन का मालिक वर्सेस स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर मतलब शेयर्स का मालिक। आगे आगे क्या बोल रहा है, 1752 में जो डेविड ह्यूम थे, उन्होंने डिसर्न किया। डिसर्न मतलब बहुत ज्यादा सोच विचार करने को बोलते हैं, डिसर्न दैट वेल्थ वाज बिकमिंग अनथेटेड फ्रॉम लैंड, कि जो वेल्थ है, जो अमीरी है, वो अलग होते जा रही है। किससे? लैंड से। इसका मतलब ये है कि जिसके पास जमीन होगी, लैंड होगी, वो अमीर नहीं रहेगा। तो जो वेल्थ है वो क्या होते जा रही है, अलग होते जा रही है लाइन से। हियर लाइज द ओरिजिन ऑफ आवर पॉलिटिकल डिवीजन। और यहीं पे क्या है छुपा हुआ है, यहीं पे यही इसका रीजन है। किसका? जो हमारा पॉलिटिकल डिवीजन हुआ हुआ है ना, जैसे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, जो हमारे पॉलिटिक्स में एक फाइट चलती रहती है, जो डिवीजन है, वो इसी में ही छुपा हुआ है, या इसी में ही लाई करता है, इसी पे ही बेस्ड है। क्या? उसका ओरिजिन। आगे पढ़ते हैं। Describing the political map in terms of left and right is an accepted convention all over the world, almost to the point of glitch. Describing, यहाँ पे बोला जा रहा है describe the political map. Political map को describe करना, किसमें? लेफ्ट और राइट में। जैसे कि जो यहाँ पे पॉलिटिकल मैप है ना, ये मेटाफर है। मेटाफर मीन्स क्या होता है? जब आप किसी और बात को किसी और शब्दों से समझाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला टाइम इज मनी। अब टाइम पैसा तो नहीं है, लेकिन आपने टाइम की वैल्यू समझाने के लिए आपने क्या बोला कि टाइम इज मनी। टाइम क्या है? पैसा है। ही इज अ लायन, है ना? आपने उसकी पर्सनालिटी को समझाने के लिए, अगर कोई पर्सन बहुत बहादुर है, तो आप बोल रहे हैं ही इज अ लायन। अब वो लायन तो नहीं है, लेकिन वो बहुत बहादुर है और उसकी जो पर्सनैलिटीज है वो लायन की जैसी है, तो आप उसको समझाने के लिए क्या बोलते हैं? ही इज अ लायन। तो मेटाफर क्या होता है? जब हम किसी चीज को समझाने के लिए किसी और वर्ड्स का यूज करें। वैसे ही यहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट को समझाने के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल मैप का यूज किया गया है। इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि जो पॉलिटिकल मैप है, जैसे वो दो पार्ट में कंट्रीज का पॉलिटिकल मैप हो, चाहे हमारे भारत का हो, जैसे वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, लेफ्ट और राइट में, इज एन एक्सेप्टेड कन्वेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बोल रहा है जैसे कि हमारे पूरे कंट्री का भी जो मैप है वो क्या है? लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड है। तो बोल रहा है कि इतना ज्यादा एक्सेप्टेड कन्वेंशन है। एक्सेप्टेड मतलब जो मान लिया गया है, कन्वेंशन मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना मेथड। ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स पूरे दुनिया में। तो ये जो डिस्क्राइबिंग करना पॉलिटिकल मैप्स को इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट और राइट, जो पॉलिटिकल मैप को डिस्क्राइब किया गया है लेफ्ट और राइट में, ये इतना ज्यादा एक्सेप्ट किया हुआ कन्वेंशन मीन्स पुराना मेथड है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ क्लीच। इसका मतलब
ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ क्लीच मीन्स ये इतना ज्यादा ओवर यूज हो चुका है कि अब इसमें कुछ कुछ मतलब जब इसको सोचो तो कुछ फ्रेश सा कुछ नया सा लगता ही नहीं है। जब इसको सोचो तो एकदम बोरिंग सा आउटडेटेड पुराना सा लगता है जो बहुत ज्यादा ओवर यूज हो चुका है। और अब इसमें कुछ भी नया सा कुछ भी फ्रेश सा नहीं है। सो आपको पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। ये इट इज सरप्राइजिंगली कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन हुज इंटरेस्ट लाई ऑन ईच साइड ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। तो बोल रहा है जो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट है ये इतना ज्यादा पुराना हो चुका है, इतना ओवर यूज हो चुका है कि इसके बारे में सबको पता है। लेकिन इसके बाद भी सरप्राइज वाली बात ये है, जो कॉम्प्लिकेटेड है ना, जो थोड़ा चीजों को टफ बना देता है, वो बात ये है इसको एक्सप्लेन करना। किसको एक्सप्लेन करना? हुज इंटरेस्ट लाई ऑन ईच साइड ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स होता है स्केल। तो किसका इंटरेस्ट किसके साइड है, मतलब कौन लेफ्ट के साइड में है और कौन राइट के साइड में है, ये एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो गया है। जबकि हमें पता है जबकि हमें पता है कि लेफ्ट और राइट इतना ज्यादा ओवर यूज हो चुका है कि वर्ल्ड में हर किसी को लेफ्ट राइट के बारे में पता है। देखो फिर यहाँ पे येट का यूज किया है, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरप्राइज की बात यह है कि ये एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल हो गया है कि कौन लेफ्ट के साइड में और कौन राइट के साइड में है। अगर यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जो पॉलिटिकल मैप है वो एक मेटाफर की तरह यूज हुआ है, मतलब कि पॉलिटिकल मैप के थ्रू आपको बता रहे हैं लेफ्ट और राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लेफ्ट और राइट का मीनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, सो यहाँ पे लेफ्ट और राइट का मतलब ये है, लेफ्ट मतलब वो लोग, पहले आप राइट समझिए, राइट मतलब वो लोग जो ओनर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जिनके पास वेल्थ होती है, जिनके पास जमीन होती है, जिनके पास कंपनीज होती है, जो लोगों को काम देते हैं। और लेफ्ट मतलब वो लोग जो राइट के अंडर में काम करते हैं। सो इस पैराग्राफ में लेफ्ट और राइट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, राइट मतलब वो लोग जो ओनर्स होते हैं, जिनके पास कंपनीज होती है, जो लोगों को काम देते हैं। एंड लेफ्ट मीन्स वो जो उनके अंडर में काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना सरप्राइज है ये बताना कि कौन किसके अंडर में आ रहा है, कौन लेफ्ट साइड में आ रहा है और कौन राइट साइड में आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लेफ्ट सपोर्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, व्हाई आर लेफ्ट लीनिंग रीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड अमंग द रिचेस्ट। यहाँ पे बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर जो लेफ्ट है वो अगर सपोर्ट करता है इंटरेस्ट, किसके इंटरेस्ट को, वो अगर काम करता है हित, इंटरेस्ट मतलब हित, किसके हित में, वर्कर्स के हित में, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, मतलब वो एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट नहीं करता है, एम्प्लॉयर्स की जगह वो किसको सपोर्ट करता है, वर्कर्स को सपोर्ट करता है। अगर जो लेफ्ट वाला साइड है वो किसको सपोर्ट करता है, वर्कर्स को सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट नहीं करता, कॉमा के बाद से देखिए, why are left leaning regions of the United States and elsewhere in the world among the richest। तो अगर लेफ्ट वाला वर्कर्स को सपोर्ट करता है तो जो लेफ्ट लीनिंग रीजन्स है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, तो वो रिचेस्ट क्यों है। यहाँ पे बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छा सेंटेंस बोल रहा है कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं वो लोग हैं जो किसी के अंडर में काम करते हैं, तो अगर उन लोगों को अगर उन लोगों को यूएस, जैसे यूएस के कुछ पार्ट्स हैं जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वर्कर्स के हित में काम करते हैं, है ना, वर्कर्स के लिए अच्छी सारी फैसिलिटीज लाना, उनको कुछ सारी कुछ फैसिलिटीज उनको फ्री में प्रोवाइड करना। तो जो अगर आप अपनी कंट्री में अगर आप सबकी मदद करते हुए चल रहे हैं, अगर आप पैसा दे रहे हैं, जो लेफ्ट है जो उतने वेल्थी नहीं है, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो फिर आप अमीर कैसे हैं। ठीक है, तो फिर वो जो यूएस है वो रिचेस्ट कैसे है। अगर आप लोगों की मदद करते हैं या उनको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सुख सुविधाएं फ्री में दे रहे हैं, तो आप रिचेस्ट कैसे हो सकते हैं, इसमें ये बोल रहा है। आगे देखिए, व्हेन जापान एंड साउथ कोरिया sought to become economic powerhouse in the later 20th century, they adopted leftist policies such as the strong public education, universal healthcare, and increased gender equality. If countries seeking to compete in capitalist arenas adopt broadly leftist policies, then how do we explain why leftists are always talking about overthrowing capitalism? So जो हमारा अगला सेंटेंस है व्हेन जापान से, ये सेंटेंस काफी ज्यादा बड़ा है, ये 4 से 5 लाइन का सेंटेंस है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो जापान और जो साउथ कोरिया है सॉट टू बिकम, सॉट मतलब वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इको सॉट टू बिकम इकोनॉमिक पावर हाउसेस, है ना, वो चाहते थे क्या बनना, इकोनॉमिक पावर हाउसेस बनना लेटर 20th सेंचुरी में।
ठीक है। तो जो जापान और साउथ कोरिया है वो चाहते थे पावर हाउसेस बनना 20th सेंचुरी में। फिर आगे देखिए, दे अडॉप्टेड से देखिए, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट की लेफ्टिस्ट पॉलिसीज। तो वो इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के लिए उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, लेफ्टिस्ट पॉलिसी। लेफ्ट वाली पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है, जो वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं वो वाली पॉलिसी होती है। और राइट वाली पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है, जो जमींदार को, अमीर लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो जो पहले तो बोला कि जो यूएस है वो भी किसको सपोर्ट कर रहा है, वर्कर्स को सपोर्ट कर रहा है, फिर वो अमीर कैसे हो गया। फिर आगे बोल रहा है जो जापान और जो साउथ कोरिया है उसने भी कौन सी पॉलिसी अपनाई, वर्कर्स को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी अपनाई, लेफ्ट वाली। अगर लेफ्ट पॉलिसी आप अपनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं, और अगर आप राइट पॉलिसीज अपनाते हैं तो इसका मतलब आप पावर को सपोर्ट करते हैं। मतलब जिसके पास पैसा है तो उसको पावर मिलेगी, जिसके पास पैसा है वो अगर अफोर्ड कर सकता है ना, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी चीजें, तो वो आएगा खरीदेगा और वो अपनी लाइफ के मजे लेगा। और लेफ्ट मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो अपना जाने। लेकिन सॉरी, राइट मतलब जिसके पास पैसे हैं वो अपना आय खरीदे, है ना, वो अफोर्ड कर सकता है तो वो अपना ले ले। और राइट मतलब ही जिसके पास नहीं है पैसे वो अपना जाने। लेकिन लेफ्ट मतलब क्या होता है, जिसके पास पैसे नहीं है उसको गवर्नमेंट चीजें प्रोवाइड करे, उसको भी इक्वालिटी मिले। तो राइट मतलब, लेफ्ट मतलब ये होता है कि जिसके पास पैसे नहीं है उसको भी इक्वालिटी मिले, उसको भी सारे राइट्स मिले। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे कि जो जापान और साउथ कोरिया है, ये जब पावर हाउसेस बनना चाहते थे तो इन्होंने भी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, लेफ्ट वाली की, सच एज स्ट्रॉन्ग पब्लिक, है ना। और इसने इसने क्या क्या प्रोवाइड किया, क्योंकि लेफ्ट में तो आपको सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड करना है, आपको सारे काम वर्कर्स के हित में करना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, और इसने क्या क्या प्रोवाइड किया, पब्लिक एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, और इंक्रीज किया जेंडर इक्वालिटी। इसने ये सब चीज क्यों किया, क्योंकि इसने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, लेफ्ट पॉलिसी। और लेफ्ट पॉलिसी में आपको वर्कर्स के लिए काम करना है। आगे देखिए, इफ कंट्री सीकिंग टू कॉम्पीट इन कैपिटलिस्ट अरीनाज, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कंट्री चाहती है कॉम्पीट करना कैपिटलिस्ट अरीनास में, अडॉप्ट ब्रॉडली लेफ्टिस्ट पॉलिसीज, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कैपिटलिस्ट अरीनास मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट वो होते हैं जिनके पास पैसा है और पावर है। तो बोल रहा है अगर कंपनी कॉम्पीट करना चाहती है कैपिटलिस्ट अरीनास में और अडॉप्ट क्या कर रही है, लेफ्ट वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। कंट्री पैसा कमाना है, देखो कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है, वो जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, सारी कंट्रीज पैसा कमाना चाहती है, लेकिन तो भी उन लोग क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, लेफ्ट वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो पैसा कमाना तो चाहते हैं लेकिन वो साथ में वर्कर्स की मदद करना भी चाहते हैं, इसलिए वो सारे कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, लेफ्ट वाली। आगे क्या लिखा है, देन हाउ डू वी एक्सप्लेन व्हाई लेफ्टिस्ट आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ओवरथ्रोइंग कैपिटलिज्म। तो फिर जो लेफ्ट वाले वर्कर्स हैं वो हमेशा ये बात क्यों करते हैं, वो हमेशा जो कंट्रीज कैपिटलिज्म पे काम करती है उनको हमेशा हटाने की, उनको हमेशा ओवरथ्रो, उनको हमेशा फेंकने की बात क्यों करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कंट्रीज है, ठीक है, वो कैपिटलिस्ट अरीनास में कॉम्पीट करना चाहती है, ठीक है, वो प्रॉफिट कमाना चाहती है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो लेफ्टिस्ट हैं, जो वर्कर्स है, उनको पीछे नहीं छोड़ा है, वो उनके हित में भी काम करती है। लेकिन उसके बाद भी जो वो वर्कर्स हैं वो हमेशा कैपिटलिस्ट कंट्रीज को बुरा क्यों मानते हैं, उनको वो क्यों हटाना चाहते हैं, जबकि वो कंट्रीज उनके अच्छे के लिए काम कर रही है। आगे देखिएगा, एंड इफ the left is somehow both the party of workers, right, and the party of material wealth, then whose interests are supported by the right। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर लेफ्ट में ही ये आ रहा है कि आप पैसा भी कमा रहे हो, आप प्रॉफिट के लिए भी काम कर रहे हो, और लेफ्ट में ये भी आ रहा है कि आप वर्कर्स की मदद भी कर रहे हो, तो फिर राइट में क्या आएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके पूछा है, देन हुज इंटरेस्ट आर सपोर्टेड बाय द राइट। तो फिर राइट में कौन से इंटरेस्ट आएंगे, अगर दोनों चीज आप लेफ्ट में इंक्लूड कर दे रहे हो। ओवरऑल जो ये पैराग्राफ है ना, लैंड होल्डर वर्सेज स्टॉक होल्डर, इसमें यही बोला जा रहा है कि चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर आप लेफ्ट वालों को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो और लेफ्ट में ही आप पैसे भी कमा रहे हो, आप प्रॉफिट भी बना रहे हो, जो कि राइट का पार्ट है, और लेफ्ट में आप वर्कर्स की मदद भी कर रहे हो, जो चीजें राइट में आती है उसको भी आप वो काम भी आप लेफ्ट वाली पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हो, लेकिन काम आप क्या कर रहे हो, राइट वाले भी कर रहे हो इसी में। तो फिर राइट में क्या आएगा, है ना। आप अपना एक क्लियर रखो, अगर आपने लेफ्ट वाली पॉलिसी चूज की है तो जो लेफ्ट के अंदर आता है वो करो, और अगर आपको वो नहीं करना तो आप राइट पॉलिसी चूज करो। लेकिन कंट्रीज क्या करती है, वो लेफ्ट वाली पॉलिसी को चूज करती है लेकिन काम वो दोनों कर रही है।
आगे देखिए, गिवन सच कॉन्ट्रडिक्शन हाउ डिड दिस टर्म्स बिकम सो सेंट्रल टू मॉडर्न पॉलिटिक्स। यहाँ पे बोला जा रहा है ये कॉन्ट्रडिक्शंस को देखकर कि बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, हाउ डिड दिस टर्म्स बिकम सो सेंट्रल टू मॉडर्न पॉलिटिक्स। तो ये जो टर्म्स है लेफ्ट और राइट वाले, ये इतने इंपॉर्टेंट सेंट्रल में से इतने इंपॉर्टेंट कैसे बन गए हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स में। ठीक है, हम आगे भी रीड करते हैं लेकिन टाइम ऑलमोस्ट ऐसे ही 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो आज हम इतना ही करते हैं। अगर आपको और ज़्यादा पैराग्राफ्स रीड करने हों, जैसे कि 4-5, जो कि मैं करती हूँ खुद 4-5 पैराग्राफ्स रीड, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छे लेवल का लगा, आपको कैसे लेवल का लगा आप बता सकते हैं। इसके अलावा हम चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, है ना। करवाने का तो टाइम नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप देखिए, इसमें आपको असम्पशन बताना है। सो हमने पूरा रीड किया है, अब आप आराम से इसको रीड करके इसका आंसर देने का ट्राई कीजिएगा। अगला इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखिए क्लीज का वो कैप बताना है, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, तो आप इसका मीनिंग बताने का ट्राई कीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा ये सिंपल सा सेंटेंस है, सो इसको भी आप आंसर करने का ट्राई कीजिएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आप सबका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आपको आज का पैराग्राफ कैसा लगा। हाँ, इसका लेवल थोड़ा अच्छा था, लेकिन ऐसे लेवल का अगर आप रीड करते रहेंगे तो आपका इंग्लिश का जो लेवल है वो बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा हो जाएगा। सो चलिए आज के लिए बाय। आपको जो भी बोलना है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड हाँ, ऑलिव पोट का मॉक आप सभी जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।